हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मूल्यांकन के बारे में। उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, मूल्यांकन की क्या महत्व होता है, आदि सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं। तो दोस्तों, मूल्यांकन की पहली विशेषता है मूल्यांकन सतत प्रक्रिया है, अर्थात मूल्यांकन कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही साथ दोस्तों, विद्यार्थी केंद्रित होती है। सेकंड है विद्यार्थी केंद्रित होती है। मूल्यांकन हमेशा विद्यार्थी को केंद्र में रखकर ही किया जाता है। साथ ही दोस्तों, थर्ड नंबर है निर्णयात्मक तथा विवरणात्मक प्रक्रिया है। यह निर्णय लेने में या निर्णय देने में सक्षम है तथा यह विवरण मतलब डिस्क्राइब करने की प्रक्रिया भी है। साथ ही दोस्तों, यह उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। इसे हम उद्देश्यों को केंद्र में रख करके और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, फर्क है यहाँ पे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आंतरिक अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आंतरिक अंग है। तो यहाँ पे मूल्यांकन की 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन की क्या विशेषताएं होती हैं। तो उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन जो होता है उसके अंतर्गत सबसे पहली जो विशेषता है वह है मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता। तो मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ कब होगा, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो ऐसा मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ माना जाता है जिसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर अद्वितीय मीन्स यूनिक हो। यूनिक उत्तर होना चाहिए, यानी कि उसका पूरे यूनिवर्स के अंदर एक ही मात्र उत्तर होता है। इसके अलावा उसका कोई दूसरा आंसर नहीं हो सकता। वही मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता है। अर्थात विभिन्न परीक्षकों द्वारा जांच किए जाने पर भी विभिन्न टीचर्स जो कि उस क्वेश्चन का आंसर को जांच करने वाले हैं, तो वो भी सिर्फ उसका एक ही आंसर दे पाए। अर्थात उनके जो आंसर देने में भिन्नता नहीं होती है या फिर उनके द्वारा जो परिणाम है उसमें कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए। वही मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता होती है। दूसरी प्रमुख विशेषता है मूल्यांकन की विश्वसनीयता। तो दोस्तों, मूल्यांकन विश्वसनीय भी होना चाहिए। ऐसा मूल्यांकन विश्वसनीय माना जाता है जिसमें विभिन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति किए जाने पर भी परिणाम समान प्राप्त हो। अर्थात परिणाम के प्रकृति पर कोई भी अंतर नहीं आए। तो ऐसा मूल्यांकन विश्वसनीय मूल्यांकन कहलाता है, जिसको ऑथेंटिक परिणाम जिसका आना चाहिए। मूल्यांकन की विभेदकारिता, थर्ड जो विशेषता है इसकी वह है मूल्यांकन की विभेदकारिता। विभेदकारिता होती क्या चीज़ है दोस्तों? वास्तव में विभेदकारिता वह विषय वस्तु होती है जिसके द्वारा कक्षा में उपस्थित छात्रों में प्रतिभाशाली छात्र और औसत छात्र, इसके अलावा पिछड़े हुए छात्रों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। वही विभेदकारिता है। तो ऐसा मूल्यांकन जो कक्षा में विभिन्न बौद्धिक स्तर के बालकों की पहचान करने में सक्षम हो, अर्थात जो कक्षा के औसत, प्रतिभाशाली तथा पिछड़े छात्रों की पहचान कर सकता है। इस हेतु प्रश्न पत्र में सरल तथा कठिन प्रश्नों का समावेश किया जाता है। तो इनकी पहचान करने के लिए किनकी दोस्तों? प्रतिभाशाली छात्रों की और औसत छात्रों की। इसके अलावा पिछड़े हुए छात्रों की पहचान करने के लिए हमें प्रश्न पत्र के अंदर सरल प्रश्नों का भी समावेश करना होता है। तो साथ ही साथ प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान के लिए हमें उसमें कुछ कठिन प्रश्नों का भी समावेश करना होता है, जिससे हम आसानी से विभेद कर पाते हैं। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं मूल्यांकन की वैधता के बारे में कि कोई मूल्यांकन कब वैध होगा या फिर कब उसको माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो इसके बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, एक मूल्यांकन तब वैध माना जाता है जब वह जिस उद्देश्य के लिए निर्मित है उसका शुद्धता एवं सार्थकता से मापन कर सकता है। उसके अंदर एक्यूरेसी रहनी चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, वह ऑथेंटिक भी होना चाहिए। तो मूल्यांकन वैध मूल्यांकन माना जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं मूल्यांकन की व्यापकता। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम व्यापकता से किसी भी चीज़ का
या तो अध्ययन नहीं करेंगे तब भी, या फिर उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तब भी उसकी सार्थकता स्पष्ट नहीं पाती है किसी भी विषय वस्तु की। तो दोस्तों अब हम मूल्यांकन की जो व्यापकता है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि मूल्यांकन को व्यापक किस तरह से बनाया जाए। तो दोस्तों एक मूल्यांकन तब व्यापक माना जाता है जब वह संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के साथ साथ व्यवहार के तीनों पक्षों का भी मूल्यांकन करने में सहायक हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो व्यवहार के तीनों पक्षों का मूल्यांकन करने की बात कही गई है, तो व्यवहार के जो 3 पक्ष होते हैं वो कौन कौन से पक्ष होते हैं? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ये 3 पक्षों का भी विकास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होता है, क्योंकि दोस्तों व्यवहार में परिवर्तन के लिए सबसे ज़्यादा व्यवहार के तीनों पक्षों का मूल्यांकन करना भी बहुत आवश्यक होता है। दोस्तों अब हम चर्चा करने वाले हैं मूल्यांकन की व्यवहारिकता। दोस्तों मूल्यांकन व्यवहारिकता से आशय है कि जब मूल्यांकन होता है वह स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि हम समय कम कर दें मूल्यांकन का, साथ ही साथ प्रश्नों की संख्या इतनी अधिक कर दें कि जो बच्चा है, जो बालक है, वह उन प्रश्नों की संख्या को देखकर ही घबरा जाए और मूल्यांकन उसका सही तरह से नहीं कर पाए और जिस उद्देश्य के लिए हम मूल्यांकन करने वाले हैं उस उद्देश्य की पूर्ति ना हो पाए। तो दोस्तों हमें एक निश्चित समय के अंदर निश्चित क्वेश्चनों का समावेश करना चाहिए और यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह बालक के व्यवहार के अनुरूप होना चाहिए मूल्यांकन। तो दोस्तों ऐसा मूल्यांकन जो समय, परिस्थितियों तथा संसाधनों के अनुरूप हो। संसाधन जितने हैं, जैसी परिस्थितियां हैं, उसके ही वह अनुरूप होना चाहिए। अर्थात मूल्यांकन है उसकी व्यवहारिकता से ये हो गया कि बच्चे के अनुकूल होना चाहिए, जिसकी भाषा जटिल नहीं हो और उसकी जो भाषा है वह जटिल न हो, आसानी से वह उन शब्दों को समझ पाए तथा जो व्यवहारिक परिस्थितियों के अनुरूप हो तथा व्यवहारिक जो परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप मूल्यांकन होना चाहिए। तो यहाँ पे यह मूल्यांकन की व्यवहारिकता को प्रदर्शित करेगा और इस तरीके से मूल्यांकन लेने पर बालक अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित भी कर पाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों मूल्यांकन की सततता। जब हम शुरुआत में बात करते हैं कि मूल्यांकन हमेशा सतत होता है, तो यहाँ पे सततता से या कंटिन्यूटी से क्या आशय है ये हम जान लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा मूल्यांकन जो सावधि जांच के रूप में ना होकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलता रहे, ऐसा मूल्यांकन जो सावधि जांच मतलब एनुअल जांच नहीं होती है उसके अंदर, बल्कि शिक्षण जब अधिगम प्रक्रिया जब चलती रहती है, कक्ष के अंदर जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को करवाते हैं तो उस समय भी मूल्यांकन का कार्य चलता रहता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर चलता रहता है, जिससे प्राप्त होने वाली प्रतिपुष्टियों का मतलब दोस्तों यहाँ पे फीडबैक से होता है, द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार किया जा सके। तो इससे ये होगा कि जो बालक जो प्रतिपुष्टियां देगा, जो हम पढ़ा रहे हैं उनकी प्रतिपुष्टियों अर्थात फीडबैक से हम अपने अंदर भी सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बालकों को और अच्छे ढंग से हम संप्रेषण कार्य के माध्यम से विषय वस्तु को समझा पाते हैं। तो यही मूल्यांकन की सततता है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं मूल्यांकन के महत्व के बारे में। तो मूल्यांकन का महत्व फर्स्ट है बौद्धिक योग्यता अनुसार छात्र समूह विभाजन में। तो दोस्तों जैसा कि हमने अभी चर्चा की थी मूल्यांकन की विशेषताओं के अंदर कि जो मूल्यांकन होता है वह किस तरीके का होता है, बौद्धिक विभेदकारिता वाला होना चाहिए। तो विभेदकारिता के अंदर क्या होता है, हम प्रतिभाशाली छात्र, पिछड़े छात्र तथा औसत छात्रों के बारे में पता लगाते हैं, उन्हें पहचान कर पाते हैं। तो यहाँ पे मूल्यांकन के महत्व के अंदर हम यह पता लगा बौद्धिक योग्यता अनुसार छात्र समूह का विभाजन कर पाते हैं। साथ ही दोस्तों बालकों की मानसिक शक्तियों, उनकी दक्षताओं, उनकी क्षमताओं, उसकी स्किल्स के बारे में तथा उनकी जो उपलब्धियां, अचीवमेंट्स का भी पता लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों बालकों के कुशल शैक्षिक निर्देशन में भी सहायक होता है। इसके अलावा शिक्षकों तथा छात्रों को प्रतिपुष्टि देने में, यहाँ पे दोस्तों प्रतिपुष्टि का अर्थ होगा फीडबैक से। जो शिक्षक तथा छात्रों आपस में जब संप्रेषण कार्य करेंगे तो जो फीडबैक्स आएंगे उनके ऊपर कार्य करना। साथ ही दोस्तों शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति तथा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन की सीमा तय करने में
अपेक्षित जो व्यवहारगत परिवर्तन हुआ है उसकी किस सीमा तक व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, इसकी भी हम इससे जांच कर सकते हैं। किसके माध्यम से? मूल्यांकन के माध्यम से। साथ ही दोस्तों, शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों में वांछित सुधार करने में हम न केवल अपने शिक्षण विधि या फिर पाठ्यक्रम में, बल्कि पाठ्य पुस्तकों में भी हम वांछित सुधार कर सकते हैं मूल्यांकन के माध्यम से। और दोस्तों, जो परीक्षा प्रणाली है, परीक्षा प्रणाली में भी हम वांछित सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो परीक्षा लेनी है वह बालक के अनुकूलन लेनी है, बालक के हिसाब से लेनी है, बालक केंद्रित लेनी है। तो दोस्तों, आपको ज़रूर ही यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इसे ज़रूर से ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप हमें इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।